है दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एसईसीएल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और साथ ही इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए जो एनुअल रिटर्न है 2022-23 का एसईसीएल का, ये दोनों मैं आपके साथ इसी क्लास में डिस्कस करूंगा कि ताकि अभी जो आपका जो एसईसीएल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको लेकर आप लोगों में ये क्यूरियोसिटी ज़रूर होगी कि जो पिछला बार जो क्वेश्चन पूछा गया था एसईसीएल का, वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, उस पैटर्न को जानने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये एसएससीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेकर आया हूँ और साथ ही एनुअल रिटर्न को भी आप देखिए कि ताकि एक ही क्लास में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ सीखने को मिल जाए। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है FLP स्टैंड्स फॉर। ये आपका जो पीछे बार जो एसएससीएल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। पहला क्वेश्चन, तो FLP का मतलब क्या होता है? तो आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि FLP का मतलब क्या होता है। FLP का मतलब होता है फ्लेम प्रूफ। फ्लेम प्रूफ का मतलब सर कि कोई भी apparatus जो होता है उसको हम लोग फ्लेम प्रूफ बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? तो फ्लेम प्रूफ apparatus का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी apparatus जिसको इस तरह बनाया गया है कि यदि उसके अंदर में किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजन हो जाए या फिर उसके अंदर में किसी प्रकार का इंटरनल इग्निशन हो जाए, तो यदि एक्सप्लोजन या इग्निशन हो जाए तो अपने अंदर में ही वो उस एक्सप्लोजन को या इग्निशन को सह सके कि उसमें किसी प्रकार का डैमेज ना हो उस एपार्टस में, और उससे इस प्रकार का चिंगारी या स्पार्क या फिर लपट ना निकले कि बाहर में यदि किसी प्रकार का यदि फ्लेमेबल गैस यदि मौजूद है तो उस पर आग लगा सके। कहने का मतलब है कि उससे किसी भी प्रकार का चिंगारी ना निकले कि बाहर में यदि कोई फ्लेमेबल गैस है तो उसमें आग लगा सके। इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेम प्रूफ। कोई भी यदि अपार्टस यदि फ्लेम प्रूफ है, इसका मतलब है कि उससे आपका बाहर का यदि वातावरण में यदि ज्वलनशील गैस मौजूद है तो उस ज्वलनशील गैस में आग लगा नहीं सकता है। यदि ये इसमें किसी प्रकार का एक्सप्लोजन हो भी जाए तो इसका क्या बताएं, फ्लेम प्रूफ। तो इसमें आपको ऑप्शन देखना है कि इसमें फ्लेम प्रूफ कहाँ लिखा हुआ है। तो देखते हैं, तो इसमें आपका लिखा हुआ पहला फायर एंड लोअर प्रेशर, तो ये आपका होगा नहीं। अगला क्या है आपका फ्लेम लाइट एंड प्रेशर, फ्लेम लाइट एंड प्रेशर आपका होगा नहीं। फायर लाइट एंड प्रेशर ये भी आपका होगा नहीं। फ्लेम प्रूफ, ये आपको इस ऑप्शन के साथ जाना था। ये आपका ये करेक्ट आंसर। इस तरह करके आप लोगों ने इस क्वेश्चन को जाना। बस आप इस पूरे कंप्लीट वीडियो में आप मेरे साथ बने रहे। आपको इस 25 क्वेश्चन के साथ और इस एनुअल रिटर्न के साथ आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगी। बस आप वीडियो को विदाउट स्किप करते हुए देखें। आते हैं अब आप लोगों के लिए ये एनुअल रिटर्न है। झटपट से मैं इसको जल्दी से 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर ये एनुअल रिटर्न को कंप्लीट करता हूँ ताकि मैं आगे क्वेश्चन की ओर आ सकूँ। यदि एसईसीएल का यदि आपका इसका आने वाले एग्जाम में यदि हेडक्वार्टर पूछा जाए तो एसईसीएल का हेडक्वार्टर आपका बिलासपुर में है। कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। ये आपका एक डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछ सकता है कि एसईसीएल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? ये जो एसईसीएल का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो आपका 28 नवंबर 1985। ये पूछ सकता है किसके साथ ही कि इसको मिनी रत्ना का स्टेटस कब मिला था। तो मिनी रत्ना का जो स्टेटस है ना, इसको 15 मार्च को मिला था। 15 मार्च 2007 को इसको मिनी रत्ना का स्टेटस मिला था। यहाँ तक आपने समझा। अब हम लोग आते हैं इसका अभी करंट का चेयरमैन कौन है। करंट का चेयरमैन कौन है? तो आपका PS मिश्रा, प्रेम सागर मिश्रा, इनका अभी CMD है किसका? SECL का। ये हो गया। डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन कौन है? श्री SK पाल है। डायरेक्टर टेक्निकल P&P मतलब आपका प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट आपका SN कपरी है। ये आप समझ गए। अगला आपका है डायरेक्टर फाइनेंस कौन है? तो आपका G श्रीनिवासन। डायरेक्टर फाइनेंस भी आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, इसलिए ये सब चीज़ को मैं लिखा हूँ। डायरेक्टर पर्सनल कौन है? देवाशीष आचार्य। देखिएगा, हो सकता है कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन रहे, चाहे आपका हेडक्वार्टर को पूछे या फिर आपका चेयरमैन के बारे में पूछे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आते हैं अगला स्लाइड पे। अगला स्लाइड में क्या है कि ये जो SECL है, इस SECL में कितने माइंस है? टोटल 65 माइंस है। 65 माइंस आपका दो स्टेट्स में पड़ता है। कौन कौन से स्टेट्स पड़ता है? आपका छत्तीसगढ़ और दूसरा आपका मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ के कितने डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो टोटल आपको 8 जिला में ये इसका माइंस फैला हुआ है। किसका? SECL का। और मध्य प्रदेश के 3 जिलों में इनका माइंस फैला हुआ है। ये समझ गए। आगे आते हैं। ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कितने माइंस है टोटल? 39 माइंस है। 39 माइंस पड़ता है SECL का। और 3 डिस्ट्रिक्ट में इसका 26 माइंस पड़ता है। इस 26 माइंस में से अंडरग्राउंड कितने, ओपन कास्ट कितने हैं? अंडरग्राउंड ज़्यादा है 21 और ओपन कास्ट आपका 5 है। उसी प्रकार 39 जो माइंस है छत्तीसगढ़ में, इसमें से ओपन कास्ट आपका 14 है, अंडरग्राउंड 25 है।
मोटा मोटी कहा जाए तो एक सेंटेंस में कि एसईसीएल का बहुत अधिक अंडरग्राउंड है एज कंपेरिजन टू ओपन कास्ट, ये समझ गए। तो टोटल अंडरग्राउंड कितने हैं एसईसीएल का 46, ओपन कास्ट कितने हैं 19। यहाँ तक समझे। अब ये टोटल 8, 3, 11 जिलों में ये फैला हुआ है, या 11 जिला क्या क्या है। तो जो आप लोगों ने अभी देखा कि छत्तीसगढ़ में कितने हैं 8 जिलों में, मध्य प्रदेश में कितने हैं 3 जिलों में। मध्य प्रदेश में 3 जिला क्या क्या है, तो आपका शहडोल है, अनूपपुर है और उमरिया। यहाँ तक ये समझ गए। हालांकि ये क्वेश्चन पूछता नहीं है किस किस जिला में, लेकिन जानकारी के लिए जरूरी, यदि पूछ दिया जाए तो आपको ये ना लगे कि ये मैं नहीं पढ़ा हूँ। 8 डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है आपका, कोरबा, रायगढ़, बलरामपुर, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर और आपका मनेन्द्रगढ़, चिड़मिरी, भरतपुर। ये टोटल 11 जिलों में एसईसीएल के माइंस फैले हुए हैं। यहाँ तक आप समझे। टोटल एरिया कितने हैं एसईसीएल में, एसईसीएल में टोटल 13 एरिया है। क्या क्या है, गेवरा, दीपका, कुसमुंडा, रायगढ़, कोरबा, विश्रामपुर, बैकुंठपुर, भटगांव, चिरमिरी, हंसदेव, जमुना कोटमा, सोहागपुर और जोहिला। ये टोटल आपका 13 एरियाज है एसईसीएल में। यदि एरियाज पूछें तो टोटल एरिया आपका 13। टोटल आपका कितने जिलों में फैले हुए हैं, तो आपका 11 में। कितने स्टेट्स में, 2 स्टेट्स में। कौन कौन, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में टोटल माइंस कितने हैं, तो 65 माइंस है। 65 माइंस में से अंडरग्राउंड कितने हैं 46, और आपको ओपन कास्ट पूछेगा तो 19। कौन से स्टेट्स में कितने ओपन कास्ट कितने अंडरग्राउंड है, इसके बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ आता हूँ, जो क्वेश्चन इसमें से इस स्लाइड से जो आएंगे ही आएंगे वो आपका है प्रोडक्शन। 2022-23 का प्रोडक्शन पूछा जा सकता है। जैसा कि आप लोगों ने WCL का क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे, उसमें आपका प्रोडक्शन पूछा गया था। तो कोयला का जो प्रोडक्शन हुआ 167.01 MT हुआ, मतलब मीट्रिक टन हुआ। यहाँ तक आप समझ गए, इतना मिलियन मीट्रिक टन, यहाँ तक समझे। उसमें से ओपन कास्ट से आपका हुआ 155.36 मिलियन मीट्रिक टन और 11.64 मिलियन मीट्रिक टन। 2021-22 में कितना हुआ था 142.51 मिलियन मीट्रिक टन। कितने परसेंट की वृद्धि हुई 17.2%। मतलब पिछले साल के मुकाबले 21-22 के मुकाबले 22-23 में 17.2% का इन्होंने वृद्धि दर्ज किया। यहाँ तक आप लोगों ने समझा। क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। आते हैं अब हम लोग इसमें आपका यदि HMM का नंबर से पूछेगा तो जनरली पूछेगा नहीं। यदि पूछेगा तो मुझे जहाँ तक आइडिया है, जैसे मेरा मतलब संभावना हमको लगता है, उसमें से आपका यदि पूछेगा तो ड्रैग लाइन ही पूछ सकता है कि कितने ड्रैग लाइन से, 2 ड्रैग लाइन से। रोप सॉइल पूछा जाए 70, डोजर 153, ड्रिल 103 और डंपर 544। ये सब डाटा में से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये संभावना जैसे कि मुझे लग रहा है। एक आपका ड्रैग लाइन पूछ सकता है। दूसरा आपका कितना कोयला का प्रोडक्शन 2022-23 में हुआ, ये पूछ सकता है। पिछले साल के मुकाबले कितने परसेंट की वृद्धि हुई थी कोयला का प्रोडक्शन, ये हो सकता है। कितने एरियाज है, ये पूछा जा सकता है। कितने स्टेट्स में फैला हुआ, ये पूछा जा सकता है। कितने माइंस है, ये पूछा जा सकता है। कौन CMD है, ये पूछा जा सकता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ये पूछा जा रहा है कि विच टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर को सेल नॉट बी यूज्ड, आपको यूज़ नहीं करना चाहिए फॉर फाइटिंग इलेक्ट्रिकल फायर। इलेक्ट्रिकल फायर को फाइट करने के लिए, उसको बुझाने के लिए हम लोग को किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा क्लास ऑफ फायर। क्लास ऑफ फायर में क्या होता है ना कि फायर को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। पहला जैसे आपका हो गया क्लास A फायर, क्लास B फायर, क्लास C, क्लास D, क्लास E, क्लास F। क्लास A फायर में क्या आते हैं, सॉलिड फायर। सॉलिड फायर में क्या आते हैं, जितने भी सॉलिड मटेरियल है। सॉलिड मटेरियल क्या है, जैसे आपका वुड हो गया, उसके बाद आपका प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ये सारे आपका सॉलिड फायर में आएंगे। यहाँ तक समझे। क्लास B फायर में क्या क्या आते हैं, वो आपका जितने भी लिक्विड फायर होते हैं, जितने भी लिक्विड फ्लेमेबल लिक्विड होते हैं, उसमें लगने वाली आग को हम लोग क्लास B फायर में उसको क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि आपका जितने भी पेट्रोलियम सब्सटेंस हो गए, जितने भी पेट्रोलियम सब्सटेंस जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, उसमें लगने वाली आग को हम लोग क्लास B फायर में क्लासीफाई करते हैं। क्लास C फायर में गैसियस फायर, गैसियस फायर। गैसियस फायर में क्या आते हैं, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन पे लगने वाली आग, मतलब नेचुरल गैस पे लगने वाली आग, नेचुरल गैस पे लगने वाली आग। कॉपी में आप लिखते जाइएगा, मैं थोड़ा सा स्पीड लिख रहा हूँ और राइटिंग आपको समझ में ना आए,
लेकिन आप लिखते जाइएगा। क्लास डी फायर में आपको मेटालिक फायर, क्लास डी फायर में आपको मेटालिक फायर पूछे तो क्लासीफाई किया। मेटालिक फायर में जैसे कि आप लोग क्लास 9-10 में पढ़े होंगे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये मेटल होते हैं। इसमें जो आग लगती है इसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक फायर। क्लास ई फायर में आपका इलेक्ट्रिकल फायर आता है, क्लास ई फायर में आपका इलेक्ट्रिकल फायर आता है। क्लास एफ फायर में, क्लास जो आपका एफ है उसमें कौन से फायर आते हैं, कुकिंग ऑयल के जितने भी फायर हैं, जो हम लोग खाना बनाते हैं ना, उस तेल में लगने वाली आग को हम लोग क्लास एफ फायर में हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। अब तो ये तो रह गया कि हम लोग किस में आग लगेगा तो हम लोग किस क्लास में उसको रखेंगे। अब इसको बुझाने के लिए भी ना अलग अलग टाइप के एक्सटिंग्यूशर्स है। तो इसको बुझाने के लिए जनरली क्या है कि यदि सॉलिड फायर रहा, जैसे कि वुड प्लास्टिक पेपर वगैरह में लगा, तो इसमें आप वाटर यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फायर में आप इसमें आप फोम भी यूज़ कर सकते हैं, किसमें, सॉलिड वाला में। लेकिन लिक्विड वाला में क्या है, लिक्विड वाला में आप वाटर को छोड़कर आप फोम को यूज़ कर सकते हैं एक्सटिंग्विश करने के लिए, ड्राई केमिकल पाउडर यूज़ कर सकते हैं, CO2 यूज़ कर सकते हैं। यदि गैसियस फायर रहा और यदि मेटालिक फायर रहा तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोग ड्राई केमिकल पाउडर को यूज़ कर सकते हैं इसको एक्सटिंग्विश करने के लिए। यहाँ तक समझे। आगे आ गया किसमें किसमें बताएं, COD के लिए। इलेक्ट्रिकल फायर के लिए आप CO2 यूज़ कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और आप DCP यूज़ करते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर। ये समझ गए। यदि कुकिंग ऑयल में कोई फायर लगा है तो इसके लिए आपको वेट केमिकल पाउडर चाहिए, वेट केमिकल पाउडर से आप इस फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो इस स्लाइड में, इस क्वेश्चन में आपने ये सीखा कि हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फायर देखें, इसको कैसे कैसे कैटेगराइज किया गया है और कैसे कैसे हम लोग इसको एक्सटिंग्विश करते हैं, कौन कौन से फायर एक्सटिंग्विशर को हम लोग यूज़ करते हैं किस किस फायर में। अब आते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया है कि बिजली से लगने वाली आग, बिजली से लगने वाली आग कौन सा था। देखिए आप अपने से इसका आंसर कीजिए। बिजली से लगने वाली आग आपका क्लास ई फायर में आता है। इससे बुझाते हैं CO2 एंड DCP। आप या CO2 यूज़ कर सकते हैं या फिर ड्राई केमिकल पाउडर। ऑप्शन में देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, सोडा एसिड टाइप, सोडा एसिड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, फोम टाइप यूज़ नहीं कर सकते हैं, वाटर हम लोग यूज़ नहीं कर, तीनों यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ऑल ऑफ दिस, मतलब ये तीनों का हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। क्वेश्चन बहुत शानदार था। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हम लोग कौन सा इस चारों ऑप्शन में से यूज़ नहीं कर सकते हैं, कौन सा एक्सटिंग्विशर का, तो ये तीनों नहीं कर सकते, मतलब ये ऑल ऑफ दिस, ये समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ABS स्टैंड फॉर, मतलब ABS का मतलब क्या होता है। तो ये आप लोग अलग अलग बुक में अलग अलग देखे होंगे, लेकिन जनरली आप लोग को यदि एग्जाम में आ गया कि ABS का फुल फॉर्म क्या होगा, तो ABS का फुल फॉर्म आपका टिक आउट करना है, एयर ब्लास्ट स्टेशन, एयर ब्लास्ट स्टेशन। बहुत सारे बुक में एयर ब्लास्ट शेल्टर भी लिखा होगा, लेकिन आप एयर ब्लास्ट स्टेशन लगाइए। यदि ये दोनों ऑप्शन आपका आ जाए आपका क्वेश्चन पेपर में, तो यदि एक रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर तो एयर ब्लास्टिंग शेल्टर लिखा हुआ है तो आपका होगा नहीं, एरिया ब्लास्टिंग स्टेशन होगा नहीं, नन ऑफ द होगा नहीं। ये समझ गए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एज पर रेगुलेशन 48 ऑफ CMR 2017, मतलब CMR 2017 के रेगुलेशन 48 के अनुसार द माइनिंग सरदार सेल इंश्योर इन ओपन कास्ट माइंस, ओपन कास्ट माइंस में क्या इंश्योर करेगा। आप लोग देखे होंगे कि रेगुलेशन जो 47 है CMR 2017 का, वो आपका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप सभी लोग को पता है। 48 है माइनिंग सरदार का ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें से ओपन कास्ट का जो ड्यूटी दिया गया है माइनिंग सरदार का, वो आपका 5 ड्यूटी दिया गया है। क्या क्या देखेगा 5 ड्यूटी में, आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में सब कुछ दिख दिया है कि बेंच का जो साइड्स है वो प्रॉपरली ड्रेस्ड होने चाहिए, मतलब ओवरहैंग वगैरह या फिर कोई मटेरियल आपका झूला हुआ नहीं रहना चाहिए। ये आपका माइनिंग सरदार का ओपन कास्ट में ड्यूटी है, ये आपका ड्यूटी है, ये हो गया। अगला क्या है कि बेंच का स्टेबिलिटी और डंप का स्टेबिलिटी दोनों खतरे में नहीं पड़ना चाहिए, ये भी उसका, ये उसको इंश्योर करना है, किसको, माइनिंग सरदार का, ये भी इसका ड्यूटी है। अगला ऑप्शन क्या है कि हॉल रोड आपका मेंटेन रहना चाहिए, और हॉल रोड में आपका डस्ट वगैरह, मतलब जितने भी मतलब माइंस में आपका जो डस्ट हो रहा है उसके लिए उसको कंट्रोल मेजर लेने हैं, उसको वाटर टैंकर वगैरह, वाटर स्प्रिंकलिंग वगैरह इंश्योर करना है, किसको, माइनिंग सरदार को। रेगुलेशन 48 में कहता है ओवरमैन का ड्यूटी में डस्ट को लेकर कहीं पर जिक्र नहीं किया गया है उनका ओपन कास्ट में। ये आपका ऑप्शन हो गया। तो कहने का मतलब ये तीनों, यदि आप ये टोटल ये तीनों ऑप्शन को ये इंश्योर कर रहा है तो क्या हो जाएगा आपका लास्ट में, ऑल ऑफ द एबव। यहाँ तक आप लोगों ने समझा क्वेश्चन नंबर 4 में। इस क्वेश्चन मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप ये चीज़ देखिए कि वो क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है, कि ताकि आप जो अभी
जो बहुत कम समय बचा हुआ है एसएससीएल का एग्जाम होने के लिए, इसके अनुसार आप तैयारी कर सके। अगला क्या है, नो वाइंडिंग रोप्स विच हैज बीन इन यूज फॉर मोर देन शैल बी यूज फॉर वाइंडिंग पर्पस। वाइंडिंग पर्पस के लिए जो भी आप वाइंडिंग रोप यूज़ कर रहे हैं वो मैक्सिमम कितना टाइम तक यूज़ कर सकते हैं? तो मैक्सिमम आप 3.5 साल तक, मैक्सिमम आप 3.5 साल तक वाइंडिंग रोप का यूज़ कर सकते हैं। 3.5 साल कहाँ लिखा हुआ है? 3.5 ईयर, ऑप्शन नंबर 3। ये समझ गए? ये आपका 1.5 साल होगा नहीं, 2.5 साल होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं। ये समझ गए? ये लाइफ के बारे में बताइए, समझ गए? यदि आपका सस्पेंशन गियर का लाइफ के बारे में पूछा जाता, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो कितना होता है? 6 साल। सस्पेंशन गियर का लाइफ कितना? 6 साल। याद रखिएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। सस्पेंशन गियर का यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ देता तो, सस्पेंशन गियर का यदि फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछ देता तो क्या लगाना है आपको? 10 लगाना। याद रखिए 10 से कम नहीं होना चाहिए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। इसी तरह बातों बातों में मैं आप लोग के साथ और भी कुछ डिस्कस करूंगा। द हाइट ऑफ द बेंचेज इन कोल एंड ओवरबर्डन शैल नॉट बी मोर देन। जो आपका कोयला या ओवरबर्डन का कोई यदि बेंच है तो उसका हाइट कितना होना चाहिए? तो इसमें देखिए, इस ये क्वेश्चन में आपका दो तरीके से आंसर आ सकता है। यदि हाइट ऑफ बेंच ऑफ कोल एंड ओवरबर्डन, अब ये आप क्वेश्चन पूछिए कि सर ये रेगुलेशन 105 का क्वेश्चन है या रेगुलेशन 106 का क्वेश्चन है? 105 में क्या है? तो रेगुलेशन नंबर 105, रेगुलेशन 105 में आपका मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। 106 में क्या है? 106 में आपका मैकेनाइड ओपन कास्ट वर्किंग। अब आपको ऑप्शन देखना है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये आपका मैनुअल का ऑप्शन है या मैकेनाइड का ऑप्शन है। तो देखिए, डिगिंग हाइट और रीच ऑफ द एक्सकवेशन मशीन, ये आप लोग देखें रेगुलेशन 106 में कि जो बेंच का जो हाइट है, यदि कोयला और ओवरबर्डन में की बात करें तो आपका जो मशीन का जो डिगिंग हाइट है या मशीन का जो बूम बोलिए, उस हाइट से आपका बेंच का हाइट ज़्यादा होना नहीं चाहिए। ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, उस अनुसार ये आपका ये सही है। यदि ये क्वेश्चन मैनुअल ओपन कास्ट का वर्किंग करा था तो कोयला में कितना होता है और आपका हार्ड मटेरियल में कितना होता है और लूज मटेरियल में कितना होता है? यदि मैनुअल करा था तो यदि लूज मटेरियल का है तो लूज मटेरियल में आपका 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ये समझ गए? यदि कोयला का केस में 3 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और हार्ड मटेरियल का केस में 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किसका बात कर रहा हूँ? मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में। यदि मैकेनाइज ओपन कास्ट वर्किंग का यदि पूछता तो यदि लूज मटेरियल का रहता तो उसका बेंच का हाइट मैक्सिमम 3 मीटर, और आपका कोयला या आपका यदि हार्ड मटेरियल रहता तो बेंच का हाइट किसी भी कंडीशन में, जो आपका मशीन का जो डिगिंग हाइट है या मशीन का जो रीच है जो उसका बकेट पहुंचता है, उससे आपका ज़्यादा बेंच का हाइट नहीं होना चाहिए। ये रेगुलेशन 106 में साफ साफ लिखा गया है। हाइट ऑफ द डंपर ये आपका होगा नहीं, हाइट ऑफ द ड्रिल मशीन आपका होगा नहीं, नन ऑफ द आपका होगा नहीं। बहुत शानदार क्वेश्चन था, ये आप लोग जानते हैं। ये तो बेंच का हाइट के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यदि बेंच का यदि विड्थ के बारे में पूछता तो आपका क्या है कि मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में जो बेंच का जो विड्थ है वो आपका बेंच का हाइट से, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग में यदि आपका लूज मटेरियल का बेंच है तो जो बेंच का हाइट के 3 गुने से कम नहीं होना चाहिए। और यदि कोयला या फिर हार्ड मटेरियल में का बेंच है उसमें जो बेंच का जो विड्थ है वो 3 बात पे डिपेंड करता है कि पहला आपका बेंच का जो हाइट है उससे कम नहीं होना चाहिए, दूसरा यदि उस पर डंपर चलता है तो डंपर के 3 टाइम से कम नहीं होना चाहिए, और यदि एक्सकवेटर चलता है तो एक्सकवेटर का जो सबसे छोटा एक्सकवेटर प्लस 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तीनों में से जो सबसे अधिक होगा आपको बेंच का विड्थ उतना रखना है। यहाँ तक आपने समझा। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि नो वर्किंग शैल बी मेड एंड नो वर्क ऑफ एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर्स शैल बी कंडक्टेड एट और एक्सटेंडेड टू एट एनी पॉइंट विद इन इतना मीटर ऑफ एनी रेलवे और पब्लिक रोडवे। मतलब किसी भी रेलवे या कोई पब्लिक रोडवे, यहाँ तक समझे, या फिर कोई बिल्डिंग जो आपका ऑनर का ना हो, कि कितने मीटर के अंदर आपको किसी भी प्रकार का एक्सट्रैक्शन, किसी प्रकार का पिलर का रिडक्शन आपको नहीं करना है। ये आप सभी लोगों को पता है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपका रेगुलेशन नंबर 119 का है, रेगुलेशन नंबर 119 का है। उसमें ये बोला गया है कि आपका जो वर्किंग आप जो कर रहे हैं उस वर्किंग के 45 मीटर के अंदर, 45 मीटर के अंदर यदि आपका रेलवे वगैरह या पब्लिक रोड वगैरह यदि आता है तो आपको काम नहीं करना है। मतलब विद इन 45 मीटर ऑफ रेलवे और पब्लिक रोडवे आपको कोई भी काम नहीं करना है। ये आपको 45 मीटर लगाना। ये आपने अच्छे तरीके से समझा इस क्वेश्चन को। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में इसमें और कुछ
बताने लायक नहीं है। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टू कोल सिम्स आर कॉल्ड कंटिग्यूअस सिम व्हेन द पार्टिंग बिटवीन देम इज। मतलब कंटिग्यूअस जो सिम होते हैं उसमें दोनों सिम के बीच में पार्टिंग कितना होना चाहिए। बोल रहा है कि टू कोल सिम्स आर कॉल्ड कंटिग्यूअस, मतलब दो सिम को हम लोग कंटिग्यूअस सिम कब बोलेंगे। तो दो सिम को हम लोग कंटिग्यूअस सिम हम लोग तब बोलते हैं जब दोनों सिम के बीच का पार्टिंग विद इन 9 मीटर। जब दो सिम के बीच का पार्टिंग विद इन 9 मीटर हो तो उसको हम लोग कंटिग्यूअस सिम बोलते हैं। यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, 6 मीटर होगा नहीं, 15 मीटर होगा नहीं, 3 मीटर आपका होगा नहीं, विद इन 9 मीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। इस तरह आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 को देखा। अब मैं आप लोगों के साथ आता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में क्या बोला गया, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन अंडरग्राउंड कोल माइंस एट एवरी प्लेस वेयर पर्सन आर रिक्वायर्ड एट वर्क और पासिज। मतलब अंडरग्राउंड माइंस में ऑक्सीजन का मिनिमम परसेंटेज कितना होना चाहिए। ये सभी लोगों को पता है, जहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर किसी भी कंडीशन में ऑक्सीजन आपका 19% से कम नहीं होना चाहिए, 19% से आपका कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया। अब आप लोगों ने देखा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर माइन का जो इनटेक है, मतलब इनटेक में जो हवा घुसती है वहाँ पर आपका 20.93 और 23.15% ऑक्सीजन का परसेंटेज देखा गया है। लेकिन आप हमको ये कमेंट करके ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि 23.15% और 20.93% इसमें से कौन वाला बाय वॉल्यूम है एंड कौन वाला आपका बाय वेट है। ये आपसे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि रिजर्व स्टेशन इन अंडरग्राउंड कोल माइन इज डिसाइडेड एंड अप्रूव्ड बाय। मतलब जो रिजर्व स्टेशन जो अंडरग्राउंड में होता है वो किसके द्वारा डिसाइड या अप्रूव किया जाता है। सभी लोगों को पता है कि जो रिजर्व स्टेशन होता है वो मैनेजर के द्वारा अप्रूव किया जाता है। इसके द्वारा किया जाता है मैनेजर के द्वारा। शॉर्ट फायर नहीं करता है, मानी सरदार नहीं करता है, शॉर्ट फायर नहीं करता, ओवरमैन नहीं करता है, अप्रूव नहीं करता, ना ही वो डिसाइड करता है। आते हैं रिजर्व स्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करते हैं। रिजर्व स्टेशन जो होता है, रिजर्व स्टेशन के 90 मीटर के अंदर, विद इन 90 मीटर के अंदर, विद इन 90 मीटर के अंदर आपका कोई भी लाइव वायर नहीं होना चाहिए या लाइव केबल। ये समझ गए। उसके बाद इसके विद इन 18 मीटर आपको स्टोन डस्टिंग करना है। क्या करना है, स्टोन डस्टिंग करना। उसकी थिकनेस क्या होगी, स्टोन डस्टिंग का थिकनेस क्या होगा, मिनिमम मिनिमम 2 सेंटी। ये आप लोगों ने समझा रिजर्व स्टेशन के बारे में, यहाँ पर बारूद वगैरह हम लोग। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन में आपका है कि वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन सिस्टम इज यूज इन। मतलब वॉकी टॉकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। तो वॉकी टॉकी कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, ये एक आपका ट्रांसमीटर डिवाइस होता है। मतलब ट्रांसमीटर डिवाइस कहने का मतलब क्या है, ये अपना ही नेटवर्क का यूज़ करता है। ये मोबाइल नेटवर्क का यूज़ नहीं करता है। कहने का मतलब है ना कि ये एक रेडियो ट्रांसमीटर डिवाइस है जो अपना नेटवर्क का यूज़ करता है। जनरली हम लोग जो माइंस में, जो ओपन कास्ट माइंस में जो यूज़ करते हैं वो आपका मोटरोला का बहुत को यूज़ करते हैं, जिनका रेंज लगभग 6 से 10 किलोमीटर के बीच में होता है। लेकिन इसका जो सबसे अधिक रेंज वाला एक कोबरा का आता है। कोबरा कंपनी का IPX4 आता है, जिसका रेंज लगभग 56 किलोमीटर है। ये दुनिया की सबसे बड़ी रेंज तक काम करने वाली वॉकी टॉकी है IPX4। हम लोग जो जनरली यूज़ करते हैं वो आपका मोटरोला का है, जिसका रेंज आपका 6 से 10 किलोमीटर के बीच में होता है। यहाँ तक समझे। ये बैटरी ऑपरेटेड होता है, ये सेल्फ नेटवर्क का यूज़ करता है। इसमें मोबाइल नेटवर्क का कोई इशू नहीं होता है कि मोबाइल नेटवर्क रहेगा तो ही ये मोटरोला का या फिर जो आपका वॉकी टॉकी वो आपका काम करेगा। यहाँ तक आपने समझा। कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, ओपन कास्ट में यूज़ करते हैं। ये समझ गए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है कि मिनिमम एज ऑफ कैंडिडेचर ऑफ DGMS एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से याद भी है। ये क्वेश्चन आपका आया भी था और आता भी है। DGMS कोई भी एग्ज़ाम लेती है उसके लिए मिनिमम एज आपका 20 साल होना चाहिए। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 20 साल। ये आप समझ गए। उसके साथ ही मैं आप लोगों को दो तीन चीज़ हर बार बताता हूँ। जैसे कि आपका मिनिमम एज यदि आपका 16 ईयर्स है, मिनिमम एज यदि आपका 16 ईयर्स है तो आप अप्रेंटिस या ट्रेनी के तौर पे, अप्रेंटिस या ट्रेनी के तौर पर आप माइंस में ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपका एज 18 साल हो गया,
यदि आप 18 साल आप यदि कंप्लीट कर लिए तो आप माइंस में आराम से एज अ वर्कर काम कर सकते हैं, मतलब माइंस में आप एम्प्लॉय हो सकते हैं। ये आपने समझा। 20 साल हो गया तो जो आपको पूछा गया है DGMS कोई भी एग्जाम लेती है आप उसमें बैठ सकते हैं। 23 साल हो गया, यहाँ पर 23 साल आपका है नहीं। 23 ईयर्स हो गया तो आप एज अ मैनेजर, यदि आप फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास का किसी भी एग्जाम बैठना चाहते हैं तो आप आराम से बैठ, इसमें 23 ईयर्स। यहाँ तक आपने समझा। अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ अगला क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच रेगुलेशन अंडर CMR 2017 डिफाइंस ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग सरदार। इसमें से कौन सा रेगुलेशन आपका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सरदार को डिफाइन करता है। जस्ट अभी एक दो क्वेश्चन पहले ही आपको बताएं, जो रेगुलेशन नंबर 48 है वो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइनिंग सरदार। यहाँ तक आपने समझा। रेगुलेशन 44 क्या है, ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, ये समझ गए। रेगुलेशन 54 क्या है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजीनियर, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजीनियर। रेगुलेशन 58 क्या है, ड्यूटीज ऑफ लोकोमोटिव ड्राइवर। ये आपने समझा इस क्वेश्चन के अनुसार। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। थोड़ा इसके साथ और कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि ताकि आप लोगों को और सुविधा हो। रेगुलेशन 44 पढ़ लिए। रेगुलेशन यदि 45 पूछता तो 45 क्या है, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। 46 पूछता तो ड्यूटीज ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर। 47 पूछता द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ओवरमैन। 48 बता चुका हूँ। 49 ड्यूटीज ऑफ शॉट फायरर, यहाँ तक समझे। 50 में पूछता ड्यूटीज ऑफ सपोर्टमैन, यहाँ तक आपने समझा। यदि 51 का पूछता तो ड्यूटीज ऑफ अटेंडेंट ऑफ मैन मैकेनिकल वेंटिलेटर। यदि 52 पूछता तो ड्यूटीज ऑफ लैंप रूम इंचार्ज। इतना सारा चीज़ बताया, आप कॉपी में लिख के इसको याद कर सकते हैं। मैं और एक बार आपके साथ रिवाइज करवा देता हूँ। 44 ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, 45 असिस्टेंट मैनेजर, 46 वेंटिलेशन ऑफिसर, 47 सरदार सॉरी ओवरमैन, 48 सरदार, 49 शॉर्ट फायरर, 50 सपोर्टमैन, 51 MMB के अटेंडेंट, 52 आपका लैंप रूम इंचार्ज। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि विच रेगुलेशन अंडर CMR 2017 डील्स विद इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन बाय माइनिंग सरदार। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि किस रेगुलेशन के तहत वो इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन करता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो धड़पड़ में आप लोग क्या कीजिएगा कि सरदार का रेगुलेशन पूछा है तो आप लोग रेगुलेशन नंबर 48 मार के, जो कि गलत है, क्योंकि रेगुलेशन नंबर 48 में बोला गया है ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माइनिंग सरदार। उसमें बताया गया है कि क्या ड्यूटी है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन आपका इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन जो सरदार करता है वो रेगुलेशन नंबर 129 के तहत करता है। लिखा हुआ है रेगुलेशन 129 में एग्जामिनेशन बाय सरदार। सरदार कब कब एग्जामिनेशन करता है वो आपका रेगुलेशन नंबर 129 में लिखा हुआ है। रेगुलेशन 110 में क्या है, रेगुलेशन 110 में आपका कोड ऑफ प्रैक्टिस है। रेगुलेशन 110 में आपका कोड ऑफ प्रैक्टिस है। यहाँ तक आपने समझा। रेगुलेशन 35 में क्या है, रेगुलेशन 35 में आपका है कंपिटेंट पर्सन एंड ऑफिशियल, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपिटेंट पर्सन एंड ऑफिशियल। रेगुलेशन 33 और 35 पे ध्यान रखिएगा। 33 में आपका सीनियर ऑफिशियल है, 33 में आपका सीनियर ऑफिशियल है, 35 में आपका ऑफिशियल है। भूलिएगा नहीं, याद रखिएगा। रेगुलेशन 129 आपको बता दिए इंस्पेक्शन या एग्जामिनेशन बाय सरदार। इस प्रकार ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, नन ऑफ द अबव तो आपका होगा ही नहीं। यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझा। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। यदि आपको
इस क्लास से जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यदि आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है या चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो काइंडली आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और बाकी लोगों को भी बताएं कि ताकि उन लोगों को भी इस हमारे क्लास से, हमारे इस लेक्चर से उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएँ और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट दूँ ताकि आप एग्ज़ाम में और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। आते हैं अगला क्वेश्चन पे, तो काइंडली आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आते हैं अंडर विच रेगुलेशन ऑफ CMR 2017 द शॉर्ट फायरर शुड राइट अ रिपोर्ट एट एंड ऑफ द शिफ्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्ट फायरर शिफ्ट एंड में अपना रिपोर्ट को भरता है किस रेगुलेशन के तहत? विच रेगुलेशन? शॉर्ट फायरर अभी आप लोगों को मैं बताया, क्या बताया मैं वो लिख देता हूँ कि यदि आपका 47 रहा, रेगुलेशन 47, तो आपका क्या है? ओवरमैन है। यहाँ तक समझे? 48 रहा तो आपका माइनिंग सरदार है और 49 रहा तो आपका शॉर्ट फायरर है। यहाँ तक आपने समझा? ड्यूटीज़ के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन वो रिपोर्ट जिस तरह सरदार वाला में था, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज माइनस रेगुलेशन 48, लेकिन 129 रेगुलेशन के तहत वो एग्जामिनेशन या इंस्पेक्शन करता है। उसी प्रकार शिफ्ट इंड में वो रिपोर्ट भरेगा किस रेगुलेशन के तहत? तो आपका रेगुलेशन 206 के तहत। एकदम भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेगुलेशन 206 को आप पलट कर देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि शिफ्ट इंड में शॉर्ट फायरर के द्वारा भरे जाने वाले रिपोर्ट रेगुलेशन 206। रेगुलेशन 129 आपको क्या बताए थे? अभी मैंने जस्ट बताया। रेगुलेशन जो 129 है वो आपका एग्जामिनेशन बाय सरदार है। एग्जामिनेशन बाय, यहाँ तक आपने समझा? रेगुलेशन 45 अभी मैंने आपको बताया था। 44 आपका सेफ्टी ऑफिसर है, ड्यूटीज ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। और 45 आपका ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, ये आपने समझा? 206 आपको बता दिए। ये आपका नॉन मतलब तो होगा नहीं, ये दोनों आपका तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ। अब मैं आता हूँ अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न को समझिए कि एसएससीएल किस टाइप क्वेश्चन को पूछ रहा है और आप उसी अनुसार तैयारी कीजिए। थोड़ा इधर उधर कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हाई फाई तैयारी करके एसएससीएल में कोई फायदा नहीं। जिस प्रकार आप लोगों ने डब्ल्यूसीएल में देखा, डब्ल्यूसीएल के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को पिछले बहुत सारे जो वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आप उसको जाकर देखिएगा। आपको बहुत सारा क्वेश्चन उस वीडियो को देखने के बाद यदि आप अटेम्प्ट करना चाहेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा कि क्लास में बताया गया था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। मुझे लगता है कि कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपका डब्ल्यूसीएल का मेरे द्वारा जो क्लास यूट्यूब पे अपलोड है उसको देख के आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन सर तो बताएं तो वही क्वेश्चन आ गया। तो देखा जाए अभी एससीसीएल में क्या क्वेश्चन आता है। हु इज द सीएमडी ऑफ एससीसीएल? एससीसीएल का सीएमडी कौन है? तो सभी लोगों को पता है कि अभी जो आप लोग को बताएं कि एससीसीएल का सीएमडी आपका प्रेम सागर मिश्रा है। आपको देखना है कहाँ पर लिखा हुआ प्रेम सागर मिश्रा, तो प्रेम सागर मिश्रा ऑप्शन नंबर सी। यदि समीरन दत्ता रहता तो समीरन दत्ता क्या है? तो ये आपका बीसीसीएल का आपका सीएमडी है। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। प्रहलाद जोशी भी नहीं होगा। मैंने आपको बताया था डब्ल्यूसीएल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ उससे 2 दिन या 3 दिन पहले मैंने आप लोगों के लिए एक पेपर अपलोड किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। मैं ये बताया था कि प्रहलाद जोशी कोल मिनिस्टर है और वही क्वेश्चन आया था। देखिएगा उसको, देखिए। तो प्रहलाद जोशी आपका क्या है? कोल मिनिस्टर है। कोयला मंत्रालय यही देखते हैं। कौन देखते हैं? कोयला मंत्री यही है, प्रहलाद जोशी। ये समझ गए? प्रमोद अग्रवाल ये आपका सीआईएल के सीएमडी है, कोल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी, सब चेयरमैन है। ये आपने समझा? तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। इस प्रकार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखा और कौन सा क्वेश्चन करेक्ट होगा इसको हम लोगों ने अटेम्प्ट किया। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ मेनी सब्सिडरीज आर देयर इन सीआईएल? देखिए कायदे से यदि बोला जाए, ये सभी लोगों को अभी तक पता है कि यदि सीआईएल का यदि सब्सिडरी पूछा जाए, यदि ऑप्शन में 10 ना रहे तो आपको 8 लगाना। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में 10 रहा आपको 10 लगाना। क्या क्या है एक बार आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पीसीसीएल, सीसीएल, एमसीएल, एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, सीएमपीडीआई, 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट रहा है पीसीसीएल, ईसीएल, ये 8 हो गया। अभी 2 और आपका ऐड हुआ है, सीआईएल, सोलर एनर्जी
प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका 9 नंबर का हो गया। 10वां नंबर आपका हो गया CIL रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड। ये आपका टोटल सब्सिडरीज अभी के टाइम में कोल इंडिया का 10 है, तो आपको 10 लगाना है। ये समझ गए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये क्या है, ये क्वेश्चन आपका है कि कोल इंडिया के कितने सब्सिडरीज हैं। जिस प्रकार आपका SCCL एक सब्सिडरी है, इसी प्रकार आपका टोटल कोल इंडिया के 10 सब्सिडरीज है। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ CIL। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो कोल इंडिया के जो चेयरमैन है वो आपका प्रमोद अग्रवाल है। कौन है? प्रमोद अग्रवाल है। कब तक रहेंगे? ये आपका 30 जून 2023 तक बने रहेंगे। 1 जुलाई से 2023 से आपका PM प्रसाद कार्यभार संभालें। मतलब नया जो चेयरमैन जो कोल इंडिया लिमिटेड के बन जाएंगे वो PM प्रसाद, ये समझ गए। ये PS मिश्रा अभी आपको बताएं SECL के आपका CMD है। कौन है? CMD है, ये समझ गए। भोला सिंह ये आपका NCL के CMD है। यहाँ तक वर्तमान का मैं बात कर रहा हूँ। आता हूँ अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप समझिए और कोशिश कीजिए याद करने का, कि ताकि आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप एकदम अच्छे तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट और करेक्ट कर पाए। अगला क्वेश्चन है SCCL प्रोड्यूस्ड कोल इन विच स्टेट्स। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इस लेक्चर में क्या कहते हैं एनुअल रिपोर्ट को लेकर आया, कि ताकि आप देख पाएँ कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहा है। तो कौन कौन से स्टेट्स में, मैंने अभी आपको देखिएगा वीडियो को पीछे करके, तो 2 स्टेट्स में कौन कौन, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आपको देखना है। यहाँ पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में है नहीं, उड़ीसा में है नहीं, और आपका महाराष्ट्र में है नहीं। यहाँ तक आप लोगों ने समझा। देखिए अभी मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा पीछे हो जाता हूँ, कि ताकि आपको सुविधा हो कि हाँ ये क्वेश्चन तो बताया गया है। देखिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 39 माइंस और मध्य प्रदेश में 26 माइंस। ये क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि संभावना तो है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कर लिए हम लोग। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हेड क्वार्टर ऑफ CIL इज सिचुएटेड इन, मतलब कोल इंडिया का आपका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था, हर मतलब सभी लोगों को पता है कि हेड क्वार्टर जो कोल इंडिया का है वो आपका कोलकाता में। धनबाद में 2 चीज़ का आपका हेड क्वार्टर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा किसका किसका। एक आपका DGMS का, कहाँ पर है? आपका हीरापुर में, हीरापुर के नज़दीक आपका ये DGMS का हेड क्वार्टर मिलेगा। ये आपने समझा। अगला है धनबाद में और किसका हेड क्वार्टर है? आपका BCCL का हेड क्वार्टर। कहाँ पर है? कोयला नगर में, कोयला नगर में। और उस भवन का क्या नाम है? तो कोयला भवन नाम है, जहाँ पर वो हेड क्वार्टर है। ये समझ गए। बिलासपुर किसका हेड क्वार्टर है? तो बिलासपुर आपका CCL का हेड क्वार्टर। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अच्छे तरीके से ये चीज़ को समझा। यदि पूछा जाता है न्यू दिल्ली किसका हेड क्वार्टर है, तो बहुत किसी का है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता न्यू दिल्ली आपका NTPC का हेड क्वार्टर है। ये समझ गए। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द एब्रेविएशन ऑफ CHP इन कोल माइन इज, जो मतलब जो CHP का फुल फॉर्म क्या है, तो सभी लोग को पता है कि कोल हैंडलिंग प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लांट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। आते हैं, मेरा फुल फॉर्म का वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ बताया गया है, कोई चीज़ छूटा हुआ नहीं। यदि एक दो छूटा हुआ है तो मैं आपको किसी किसी वीडियो में बता देता हूँ। समझिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मीथेन टू फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर इन अंडरग्राउंड कोल माइन। ठीक है, अंडरग्राउंड कोल माइंस में मीथेन जो एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाता है, उसका जो आपको पूछा गया है मिनिमम परसेंटेज पूछा गया है, मैक्सिमम नहीं। तो सभी लोग को पता है, गेस्ट टेस्टिंग का जब एग्जाम होता था उस समय बहुत लोग तैयारी करते भी थे, और अभी भी बहुत किसी को याद है कि मिनिमम आपका 5.4 है और 14.8 आपका मैक्सिमम लिमिट है। ये समझ गए। मिनिमम पूछा गया, 5.4 कहाँ लिखा हुआ, ये हो गया। 14.8 क्या था? ये आपका मैक्सिमम था, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मिथेन टू फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर। ये समझ गए। यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लग रही है, एक्चुअली में क्या है ना कि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो इसलिए नहीं ला पा रहा हूँ कि ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, ताकि कि मैं आप लोगों के लिए समय नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए हर एक दिन 2 दिन या 3 दिन के इंटरवल पे एक वीडियो आप लोग के लिए लाऊँ, छोटा ही लाऊँ लेकिन लाऊँ ज़रूर।
कि ताकि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो यदि आपको ऑनलाइन क्लास करना हो, अभी क्लासेस चल रही है, एससीसीएल की भी चल रही है, बीसीसीएल की भी चल रही है, और आने वाले एग्ज़ाम की जो भी होगी, अभी कोई भी यदि वैकेंसी निकलता है उसकी भी चलेगी। तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं क्लासेस के लिए। क्लास आपका कम्प्लीटली एप्लीकेशन में पढ़ाया जाता है, विद्या एप्लीकेशन है ये। आप जाकर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको उस क्लास में रिकॉर्डेड क्लास की भी सुविधा मिलेगी। जो क्लास आप नहीं कर पाते हैं तो वो रिकॉर्ड रहेगी, आप उस क्लास में जाकर बाद में भी देख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग मैनहोल इन हॉलेज रोडवे। ये सभी लोगों को पता है कि मैनहोल आपका हॉलेज रोडवे में होता है, ट्रैवलिंग रोडवे में नहीं होता है। अब ये हॉलेज रोडवे में होता है तो हॉलेज रोडवे कौन सा रेगुलेशन से बिलोंग्स करता है? सभी लोगों को पता है कि सर रेगुलेशन नंबर 92 में आपका हॉलेज रोडवे। उसी रेगुलेशन में ये बताया गया है कि जो मैन होल्स होते हैं, जहाँ पर आपका टब्स वगैरह चलता है, वहाँ पर लोगों के बचने के लिए, लोगों के सेफ्टी के लिए हॉलेज रोडवे में आपका मैन होल बनाया जाता है। मैन होल का आपका डायमेंशन क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि मैन होल का जो आपका डेप्थ है वो आपको कम से कम 1.2 मीटर होना चाहिए। 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि हाइट का बात करता है तो 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। चौड़ाई की बात करता है 0.75 मीटर से कम नहीं और 1 मीटर से ज़्यादा नहीं। ये मैनहोल का था। यदि वाइट वॉशिंग का बात करता है, मैनहोल का वाइट वॉशिंग का, तो वाइट वॉशिंग आपको पूरे मैनहोल में करना है और बाहर आपका 0.3 मीटर बाहर तक भी आपको वाइट वॉशिंग करना है। याद रखिएगा। ये हो गया। और ये ग्रेडियंट पे भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ग्रेडियंट पे आपको यदि मैनहोल का क्वेश्चन यदि पूछे, आपको कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। यदि आपका 1/6 तक का ग्रेडियंट है, 1/6 या उससे ज़्यादा का ग्रेडियंट है, तो मैक्सिमम 10 मीटर के इंटरवल पर बना सकते हैं मैनहोल को। लेकिन 1/6 से कम का ग्रेडियंट है, मतलब 1/7 है, 1/8 है, 1/9 है, 1/10 है, मतलब ग्रेडियंट यदि आपका कम हो रहा है तो आप मैक्सिमम 20 मीटर के इंटरवल पर मैनहोल को बना सकते हैं। यहाँ तक आप लोगों ने समझा। आते हैं क्वेश्चन पे, इसमें क्या सही नहीं है। हाइट नॉट लेस देन 1.8 मीटर, ये सही है। 1.8 मीटर से हाइट आपका कम नहीं होना चाहिए। अगला, विड्थ नॉट लेस देन 0.75 मीटर, 0.75 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। डेप्थ नॉट लेस देन 1.2 मीटर, डेप्थ भी 1.2 मीटर से आपका कम नहीं होना चाहिए, ये भी आपका सही है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कौन सा आपका सही नहीं है। विड्थ नॉट मोर देन 1.5 मीटर, ये आपका गलत है। विड्थ आपका 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.5 मीटर गलत है। ये आप लोगों ने समझा। रेगुलेशन नंबर 92 में आप जाकर देखिएगा, उसमें आपको हॉलेज रोड में इस चीज़ को बताया गया है। द फेलियर टू एक्सप्लोड ऑफ एन इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन अ शॉर्ट होल इज नॉन एज। यदि किसी होल में यदि हम बारूद को चार्ज करते हैं, चार्ज करने के बाद जब इसको हम लोग एक्सप्लोड करते हैं और पूरा का पूरा एक्सप्लोसिव यदि नहीं फूटता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग मिसफायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिसफायर। मिसफायर कौन सा रेगुलेशन में है? तो CMR 2017 का रेगुलेशन नंबर 204 में मिसफायर को डील करना बताता है कि मिसफायर को हम लोग कैसे डील करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और एक बार समझिए मिसफायर किसको बोलते हैं। किसी भी होल में हम लोग बारूद डालें, बारूद डालने के बाद उस पर जब आवाज़ करते हैं, ब्लास्ट करते हैं और पूरा का पूरा होल छूट जाता है, ब्लास्ट होता ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड मिसफायर। और यदि उसका कुछ टुकड़ा फूटा तो उसको क्या बोलेंगे सर? या आधा फूटा या 3 भाग फूटा तो उसको हम लोग सॉकेट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम लोग सॉकेट बोलते हैं। हालांकि सॉकेट को भी हम लोग मिसफायर की तरह ही डील करना है। तो आप लोगों ने मिसफायर को भी समझा, आप लोगों ने सॉकेट को भी समझा, और मिसफायर कौन सा रेगुलेशन से बिलोंग्स करता है इसको भी आप लोगों ने समझा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन में ये बोला गया है कि SSR का मतलब क्या होता है। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। SSR का मतलब होता है सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल। तो सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल देखिए, स्टॉबिंग खत्म, स्टैंडिंग खत्म, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल। इस प्रकार हम लोगों ने आप लोगों के साथ 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया और बहुत सारे और भी जानकारी आप लोग के साथ शेयर किया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो पूरा लेक्चर है, ये जो पूरा वीडियो है SSCL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर में, ये आपको अच्छा लगा होगा, पसंद लगा होगा। काइंडली आप हमारे चैनल को ज़रूर, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग शेयर करें और आप लोग सब्सक्राइब भी करें, कि ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे क्लासेस की वीडियो ला सकूँ।
आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से विद्या क्लासेस को, हाँ विद्या आपको, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ अगले वीडियो में एसईसीएल का पार्ट 2 को लेकर, और एसईसीएल से जुड़े हुए और भी बहुत सारी जानकारियाँ लेकर। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों।